Good morning guys, class 10th, social civics, फेडरलिज्म, द सेकेंड लेसन ऑफ civics। आपने फर्स्ट लेसन पावर शेयरिंग कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो ये फेडरलिज्म है। अब फेडरलिज्म क्या होता है, समर के असाइनमेंट में, समर के लेक्चर में हमने ये कराया था। एक बार फिर से फटाफट देख लीजिए, हम प्रॉपर उसको कराते चले जा रहे हैं। फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच power is divided between the central authority and various constituent unit of the country। फेडरलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है सरकार की, एक ऐसा सिस्टम है सरकार का, इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब होता है टू और मोर लेवल, यू नो दैट अबाउट द टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो कह रहा है सेंट्रल और वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट में पावर को विभक्त करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी को तो कहते हैं फेडरलिज्म। तो ये सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कई बार ये पूछा गया है। देखिए, सम चेंजेस फ्रॉम 1993। कुछ चेंजिंग में क्या है कि जो थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट था वो अब बहुत ज़्यादा दिन तक कोई बहुत बड़ी एक लॉन्गर डिपेंडेंसी में नहीं रहेगा। रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। 1993 में कुछ परिवर्तन हुए, सम चेंजेस आर ओवर हियर, और इसमें अब जो है क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी गई किसको, तीसरे टायर को या रीजनल गवर्नमेंट को। अब रीजनल गवर्नमेंट या थर्ड टायर की सरकार वह जो है अब बहुत लंबे समय तक नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ के सारे टायर्स बहुत मजबूत हैं। दे हैव इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, अपनी उनकी खुद की पावर है, खुद की ज्यूरिसडिक्शन है, तो खुद वो डिपेंडेंट नहीं है। अब सारे के सारे जो वो टायर्स हैं वो क्या हैं, इंडिपेंडेंट हो गए, नो लॉन्गर डिपेंडेंट। हम बात कर रहे हैं वन इज़ द जो फेडरलिज्म है, यूजली जो फेडरलिज्म आप देख रहे हैं, देखिए जो फेडरलिज्म है वो 2 टाइप है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज्म यहाँ पे 2 तरीके से होता है, रीजनल भी जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 स्तर की सरकारें होती हैं, बट यू कैन से 2 और मोर। तो मेनली जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पे भागीदारी रहती है। सो देखिए, सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सेंट्रल सरकार, फेडरलिज्म में 2 कौन से टायर हैं। एक सेंट्रल बोले तो एंटायर देश, एंटायर कंट्री को जो कंट्रोल करेगा वो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाएगी। ओके, और स्टेट को जो कंट्रोल करेगा वो यानी कि जो प्रोविंसेस को करेगा वो राज्य सरकार कहलाएगी या स्टेट गवर्नमेंट कहलाएगी। तो 2 और मोर लेवल्स, और तीसरा अगर लेवल्स बोलेंगे तो वो रीजनल सरकार का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिग्निफिकेंट, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आया आपका, की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। की फीचर ऑफ द फेडरलिज्म, इसकी विशेषताएं क्या हैं, की फीचर्स इसके क्या हैं। कितनी इसमें कोई चीज़ ली, उनके फीचर्स बताओ। मोबाइल लिया तो फीचर्स क्या हैं, उसी प्रकार इसके फीचर्स, फेडरलिज्म की आखिर विशेषता क्या है, इसमें स्पेशल क्या है ना। सो लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड, फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग, डेमोक्रेटिक सिस्टम, दिस द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड है ये इनका प्रयोग हो रहा है और बहुत लोग, दुनिया के बहुत ऐसे देश इसको पसंद कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है ना। देखिए, की फीचर में सबसे पहला रीज़न बोल रहा है 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, 2 या 2 से अधिक लेवल्स उसके होते हैं या टायर्स होते हैं। 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट्स इसके होते हैं, है ना। बात मेरी समझ में आ गई। इसके बाद डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शंस, हमने कह दिया 2 और मोर टायर में एक हो गया सेंट्रल लेवल में, ठीक, और एक हुआ स्टेट, एक हुआ लोकल या रीजनल। अब देखना, इसका सेंट्रल का वो कह रहा है, इसमें हमने बोला आपको डिफरेंट टायर गवर्नमेंट इज ओन ज्यूरिसडिक्शन, मतलब स्टेट जो या सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल सरकार है, उसका खुद का अपना ज्यूरिसडिक्शन है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है खुद का अपना न्यायिक क्षेत्र है। बात समझ आ गई, खुद का अपना न्यायिक क्षेत्र का मतलब होता है खुद का कोर्ट है,
खुद का मतलब डिपेंडेंट नहीं है कि न्याय जो इंडिपेंडेंट, वो कहना चाहिए कि कोर्ट है वो सेंट्रल पर डिपेंडेंट है। नो, ऑल द कोर्ट, ऑल द जो ज्यूरिसडिक्शन है वो पूरी तरीके से क्या है, इंडिपेंडेंट है, निष्पक्ष है, ठीक है ना, भारत की न्यायपालिका। तो कह रहे हैं कि इसके पास सुप्रीम कोर्ट है, एससी, वो कह रहे हैं सबके पास अपना खुद का ज्यूरिसडिक्शन। ऐसा नहीं कि सेंट्रल की बात होगी तो जिले लेवल के उस पर आएंगे कोर्ट में, या जिला लेवल की बात होगी तो दिल्ली चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। नहीं, हर एक गाँव से लेके, कहना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वहाँ भी कई पार्ट होते हैं, सिंगल बेंच, डबल बेंच, स्टेट कोर्ट पे सिंगल बेंच, डबल बेंच, है ना, और फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में जो मेन बेंच होती है, इसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी होती है, जहाँ पे जो है संवैधानिक अधिकार 5 जजेस वहाँ पे निर्णय करते हैं, ठीक है। तो कहना चाहिए कि यहाँ पे सब हर एक ईच टायर के पास अपने खुद के ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं, जो स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है ये देखते हैं। सो दीज ऑल द टायर, ऑल द जो लेबल्स हैं सरकार के, इनके अपने खुद के एक तो 2 या 2 से अधिक इसके लेबल हैं, और हर एक टायर के पास अपनी खुद की ज्यूरिसडिक्शंस हैं। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी ईच टायर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। वो कह रहे हैं कि ईच टायर, ऐसा नहीं है सबका जो ईच टायर के पास जो वो है ज्यूरिसडिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली है। ऐसा नहीं है कि साहब उसने अपना बना लिया, घर का कोर्ट है, ऐसा नहीं है। या सेंट्रल अथॉरिटी ऐसे ही है, वो एक लीगल अथॉरिटी है, स्टेट अथॉरिटी एक लीगल अथॉरिटी है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अथॉरिटी ऑफ ईच टायर गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। ये हर एक टायर की जो सरकार है वो एक संविधान ने उसे एक अथॉरिटी दी है, ठीक है। अगर अब हमने लिखा है चेंज ईच टायर, ये हो गया इफ़ एनी ऑफ द चेंज, अगर किसी प्रकार का कोई लॉ में किसी प्रकार का कोई कानूनी परिवर्तन होता है, इफ़ एनी ऑफ द चेंजेस इन द कहना चाहिए पार्लियामेंट, कोई कानून बनना, किसी प्रकार का अगर परिवर्तन है, किसी प्रकार का अगर चेंजेस है, तो बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के दोनों तबके, दोनों लेवल्स होने चाहिए। पार्लियामेंट में जो दोनों लेवल्स हैं, कहना चाहिए राज्यसभा है, लोकसभा है, पार्लियामेंट की मीटिंग होनी चाहिए। स्टेट में भी हमारे जो है बनते हैं। तो जब राज्य सरकार है, सेंट्रल सरकार राज्य सरकार की परमिशन ले लेगी, परमिशन का मतलब है समस्त राज्य सरकार है, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सब वो कह रहे हैं कि इफ़ एनी ऑफ द चेंज, तो नो वन कैन टेक डिसीजन वाई वन ओनली, एक नहीं ले सकता। मतलब कहने का है कि ईच या ओनली वन टायर कैन नॉट टेक एनी ऑफ द डिसीजंस, एनी ऑफ द चेंज, वो नहीं कर सकता। कौन? एक टायर नहीं कर सकता, जबकि बोथ टायर की उन्हें परमिशन लेने पड़ेगी। अब देखिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इसके बाद इसके पहले है द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट अंपायर डिस्प्यूट बिटवीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव पावर। वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह है देश के ऑल द स्टेट के बीच का जो झगड़ा है, जो कन्फ्लिक्ट है, उसे रिमूव करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि इफ़ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट, लाइक बिहार और उत्तर प्रदेश में हो गया, बिहार यूपी का झगड़ा कौन निपटाएगा? सुप्रीम कोर्ट निपटाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक लीगल अथॉरिटी है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। हाईएस्ट कोर्ट भी या सुप्रीम कोर्ट भी इसको कहते हैं। सोर्स ऑफ रेवेन्यू ईच लेवल। अब देखो सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू का मतलब होता है उनकी मतलब पैसे कहाँ से आते हैं। सोर्स ऑफ रेवेन्यू में आप देखिए, सोर्स ऑफ रेवेन्यू का मतलब होता है कि ये इनके जो है खर्चे कैसे निकलेंगे। तो ईच स्टेट, ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हैव इट्स ओन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। उनकी खुद की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होते हैं, मतलब खुद के कोर्स होते हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मीन्स स्टेट गवर्नमेंट है तो उसका अलग क्राइटेरिया होगा खर्च करने का, और अगर सेंट्रल है तो उसका अलग होगा क्राइटेरिया खर्च करने का। तो इट्स ओन कहना चाहिए अवर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब यही होता है कि उनके पास खुद का एक कोष है, खुद की एक ट्रेजरी है, खुद का एक खजाना है। ठीक है। इसके बाद भैया देखो फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूल ऑब्जेक्ट।
फेडरल सिस्टम है जो, उसके पास ड्यूल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है दो उद्देश्य हैं। एवरीबडी हैव मल्टी टैलेंट, मल्टी एम नहीं होता। आपका उद्देश्य ये और मेरा उद्देश्य या पूरी दुनिया के ऐसे लोगों का उद्देश्य तो कम से कम मल्टी उद्देश्य तो होने चाहिए, मल्टी एम तो होने चाहिए, कम से कम ड्यूल ऑब्जेक्ट तो होने चाहिए कि ये नहीं तो ये, ऐसा नहीं है। या फिर इतने कहना चाहिए स्पिरिट के साथ वो मेहनत करी जाए कि मुझे ये काम करना ही है और मैं करके रहूँगा। कहीं ना कहीं हम आप ये सोचते हैं कि अगर ऐसे हम सक्सेस ना मिली तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो जस्ट लाइक यहाँ पर सरकार के दो ऑप्शंस उसने दिए, कह दिया ड्यूल ऑब्जेक्ट है, दोहरा उद्देश्य है सरकार का। पहला उद्देश्य है सेफ गार्ड ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री या सेफ गार्ड ऑफ द कंट्री, देश की सुरक्षा। फर्स्ट गवर्नमेंट हैज़ टू ऑब्जेक्ट, ड्यूल ऑब्जेक्ट। पहला है सेफ गार्ड, है ना, सबसे पहले देश के नागरिकों की, उन देश के सिटीजन्स की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यह ड्यूटी है सरकार की, है ना। तो उन्होंने खुद कह दिया कि भाई वी हैव द ड्यूल ऑब्जेक्ट, हमारे पास दो उद्देश्य हैं। सबसे पहले होगा सेफ गार्ड ऑफ द कंट्री, दूसरा होगा सेफ गार्ड ऑफ द कंट्री, प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। देखिए प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश में एकता रहे, है ना, देश में अखंडता रहे, हम अलग अलग ना हो, हमारा डिफ्रेंशिएट ना हो, डाइवर्सिटी ना हो। तो प्रिवेंट द डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी को रोकते हैं। हमारे सोसाइटी, मैनी ऑफ द सोसाइटी इन आवर कंट्री न बटे, काय में अलग अलग, या सोशल जो है सोसाइटी में अलग अलग, डिफरेंट सोसाइटी में ना बटे, ऐसी हमारी विचारधारा रहती है। सो दिस इज अ प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। हम समस्त, कहना चाहिए ऑल द रिलीजन्स, ऑल द सोसाइटी के मेंबर जो हैं वो सब समान हैं, इक्वल हैं। जब सब मेंबर्स इक्वल हैं, जब मेंबर समान हैं, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वी कैन से दिस कि जो है हमारा जो सिस्टम है, ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो एक अच्छी ड्यूटी देने के लिए हम तैयार हैं। जहाँ पर ड्यूल ऑब्जेक्ट की सरकार है, फेडरल सिस्टम इज़ गोइंग ऑन, हमें अगर उनका सबका एक अगर अपना ज्यूरिसडिक्शन है, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेंट्रल लेवल, सबके अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन है। तो बेटा दीज ऑल आर अ की फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। ये सेकेंड लेसन सिविक्स का है, ये समझो की फीचर तो आना है इस बार, देख लीजिए, है ना। और एनसीईआरटी के जो पीछे वाले क्वेश्चन आंसर हैं वो कर लीजिए प्लीज़, वो अपने उससे एनसीईआरटी से हेल्प बुक में हैं, वो कर लीजिएगा। और हम पीडीएफ में जो नोट्स की फ़ोटोकॉपी जितना पढ़ाया जाता है उतना हम भेज रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग करते जाइए, कुछ कहना चाहिए डिले मत करिए। ओके गाइस, तो एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। एक आइडियल फेडरल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक आइडियल फेडरल सिस्टम का एक आदर्श जो संघवाद है उसका कहना चाहिए कि बोथ एक्सपेक्ट है, म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पर भरोसा, म्यूचुअल ट्रस्ट, और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, एक दूसरे के साथ रहने की आज़ादी। मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऑल द सोसाइटी आर इक्वल इन अवर नेशन। हम बिल्कुल नहीं बटे हैं, हम बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं हैं, हमारा देश एक है, हम यूनिट हैं, यूनाइटेड हैं, हम ये कह लीजिए, हम कहना चाहिए कि एक हैं। तो अगर यूनिटी में हैं तो नो सोसाइटी, डिफरेंट सोसाइटी इन अवर नेशन, नो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नो इंडियंस है केवल। इसीलिए वो कह रहे हैं कि दो हमारे जो म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पर भरोसा, और दूसरा एग्रीमेंट टू द लाइव टुगेदर। हम एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी समुदाय में हम रह सकते हैं, इसकी एक एग्रीमेंट है। दिस इज़ ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरलिज्म। यही तो फेडरलिज्म सरकार है, जहाँ पर बगल में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, बगल में ईसाई हैं, फिर हिंदू हैं, फिर ऐसा, तो आपस में क्या करते, झगड़ते नहीं हैं। दे हैव द म्यूचुअल ट्रस्ट, और एक दूसरे पर आपसी विश्वास है, आपसी भरोसा है। आपसी भरोसा के साथ साथ एक दूसरे पे कहना चाहिए कि हमें लिविंग टुगेदर का एग्रीमेंट, हम रह सकते हैं, हमें कोई परेशानी उनके बीच नहीं है। There are two kind of the roots through which federalism has been formed। दो प्रकार के रूट्स इसमें बताए गए हैं। एक बार देख लीजिए, इतना जो फिर से रिमाइंडर देख लीजिए। फेडरलिज्म
is a system of government in which power divided into central authority and various constituent unit of the country. This is federalism. इसके बाद हम बात कर रहे हैं 1993 में 1993 सम चेंजेस आज ओवर हियर, कुछ ऐसे परिवर्तन हुए कि पावर गिवन टू द रीजनल गवर्नमेंट और द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, सो रीजनल गवर्नमेंट बिकम मोर पावरफुल देन बिफोर, पहले से अब अधिक पावरफुल हो गई. सो नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी अब बहुत बड़ी तरीके से डिपेंडेंसी उसकी खत्म हो गई. जो 1993 से पहले हम किस पर डिपेंडेंट थे, हम रीजनल गवर्नमेंट किस पर डिपेंड करती थी, सेंट्रल पे, और 1993 के बाद अब ये जो गवर्नमेंट है, रीजनल गवर्नमेंट है, अब वो इंडिपेंडेंस हो गई. इसके 7 फीचर्स दिए गए हैं. 2 और मोर लेवल्स हैं, डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट आपको पता है. इसके बाद ईच टायर कॉन्स्टिट्यूशनली, सारे के सारे जो टायर हैं वो संवैधानिक हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली हैं. ऐसा नहीं कि टायर हो गया साहब उनने, ऐसा कुछ नहीं. तो देखिए, इफ़ एनी ऑफ द चेंज अगर चाहिए तो बोथ टायर, दोनों टायर की परमिशन लेनी पड़ेगी. दोनों टायर की परमिशन इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि एक टायर या वन टायर या ओनली सिंगल टायर कैन नॉट टेक एनी ऑफ द डिसीजंस इन दिस सिस्टम. तो यही तो फेडरलिज्म है कि हम एक अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकते, हमें सब की ज़रूरत पड़ती है, जन की ज़रूरत पड़ती है ना. अपना अपना सुप्रीम कोर्ट है जो स्टेट जो कॉरेलल कहना चाहिए स्टेट कन्फ्लिक्ट को रिमूव करता है या सुलझाता है ना. इसके बाद फाइनेंशियल ऑटोनॉमी सबकी है. उनके 2 उद्देश्य हैं, सेफ गार्ड एंड प्रमोट ऑफ यूनिटी इन द कंट्री. तो थैंक यू गाइस. ये जो है आपका सिविक्स का 2nd लेसन है. इसके मैं वो कुछ ये डाल दूंगा, इसका पेज या PDF डाल दूंगा, ये आप करिए. और NCERT से जो क्वेश्चन आंसर पीछे के हैं वो भी कर लीजिए. काम बिल्कुल करते रहिए बेटा. थैंक यू सो मच.